नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि रामलीला मैदान में इतनी ज्यादा भीड़ जुट जाएगी, और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि लाखों लोग जब सामने देखेंगे तो प्रियंका गांधी का उत्साह इतना बढ़ जाएगा कि वो तीनों चुनाव आयुक्तों के नाम लेंगे और पब्लिक चिल्लाएगी, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब कुछ भक्त गोदी मीडिया के पत्रकार कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसे नारे लगवाए गए। तो आपको याद होगा कि केंद्रीय मंत्री थे शायद अनुराग ठाकुर उस समय, नारे लगवाए थे देश के गद्दारों को, और पब्लिक चिल्लाई थी गाली देते हुए। बाद में अनुराग ठाकुर ने सफाई दी कि मैंने तो बस ये कहा था कि देश के गद्दारों को, बाकी तो पब्लिक बोल रही है, मैं क्या करूं। तो प्रियंका गांधी ने भी बस मुख्य चुनाव आयुक्तों का नाम लिया, और अगर पब्लिक बोल रही है वोट चोर, तो इसमें प्रियंका गांधी क्या करें। मतलब कि कांग्रेस ने एक लाखों लोगों की रैली करके यह संदेश साफ दे दिया कि देश में अब आम आदमी के मन में वोट चोरी को लेकर गुस्सा उबल रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने खुद उम्मीद नहीं की थी इतनी भीड़ आ जाएगी। राहुल गांधी ने आरएसएस की भी जमकर धुलाई करी, जो बीजेपी के दिल पे जाकर चुभ गई। अभय दुबे जी से मैंने पूछा कि इस रैली के मतलब क्या है, राजनीति में ये संदेश कितने दूर तक जाएंगे, और क्या इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों को भी इसमें बुलाते तो ज्यादा अच्छा रहता या नहीं रहता। दिलचस्प बातचीत है, चलते हैं अभय दुबे जी के बाद। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं अभय दुबे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि रामलीला मैदान में कांग्रेस इतनी ज्यादा भीड़ जुटा देगी। लाखों लोग मैदान में आ गए, रामलीला मैदान में, और प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने धो दिया ज्ञानेश कुमार को। ये जो भीड़ उमड़ी है, इसके संकेत क्या कुछ कुछ अन्ना आंदोलन जैसे नजर आ रहे हैं, जब लोगों को लगा था कि उनके अधिकारों का, उनके पैसों का गबन किया जा रहा है। एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया था फर्जी, कि यहाँ घोटाला, वहां घोटाला, और दिन रात वो एक पूरा देश में माहौल खड़ा हो गया था। हर व्यक्ति, मैं खुद प्रभावित हो गया था अन्ना आंदोलन से, आप भी प्रभावित रहे अन्ना आंदोलन से। एक वातावरण बन गया था पूरे देश में कि हाँ, बेईमानी हुई है। इस बार वातावरण उल्टा हो गया, पूरे देश में माहौल बन गया कि भाई ये चुनाव जीतते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट की कृपा से, वोट चोरी से, ईवीएम में कुछ कुछ खेल करके। आज इस तरह ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया, लाखों लोग उमड़े हैं, जो वो गुस्सा दिख रहा था भीड़ का, वो एक संकेत देख रहा है कि देश में एक बड़ा आंदोलन की नींव पड़ चुकी है, एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो चुकी है। आज की रैली के मुख मतलब आप क्या निकाल सकते हैं? देखिए, आप इसकी तुलना, आपने अपने वक्तव्य में इसकी तुलना की भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से, अन्ना आंदोलन से। मैं समझता हूँ अन्ना आंदोलन एक बहुत ही एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे हो रहा था, लेकिन फिर भी मुद्दा वो वोट चोरी के मुद्दे के मुकाबले सीमित मुद्दा था। और अन्ना आंदोलन में जो जिनकी गोलबंदी सबसे पहले हुई थी, वो थे मध्यवर्गीय लोग, शहरी मध्यवर्गीय लोग, सबसे पहले गोलबंदी हुई थी। अगर वोट चोरी वाले आंदोलन में शहरी मध्यवर्गीय लोग ही उससे जुड़े, तो वोट चोरी वाला आंदोलन कामयाब नहीं होगा। इसे कामयाब करने के लिए तो जरूरी यह है कि गरीब आदमी और खास तौर से बहुसंख्यक जनता, पिछड़ी जनता, दलित जनता, आदिवासी जनता, जब तक ये जनता नहीं इस आंदोलन के साथ जुड़ेगी, जब तक रिक्शे वाले नहीं जुड़ेंगे इस आंदोलन के साथ में, ऑटो चलाने वाले नहीं जुड़ेंगे, टैक्सी ड्राइवर नहीं जुड़ेंगे, इमारतें बनाने वाले, शहरों में इमारतें बनाने वाले मजदूर नहीं जुड़ेंगे, माइग्रेंट लेबर जो है ये नहीं जुड़ेगी, तब तक ये आंदोलन पूरी तरह कामयाब नहीं होगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि रामलीला मैदान में जो जबरदस्त भीड़ दिख रही थी, उससे संकेत साफ मिल रहा है कि इस तरह के लोग इस आंदोलन के साथ धीरे धीरे करके जुड़ने लगे हैं। अच्छा, और अन्ना आंदोलन जितनी जल्दी सफल हो गया था, मतलब कुछ ही दिनों में वो क्लिक कर गया था और एक तरह से लगने लगा था कि हवा बन गई है। मेरा मानना है कि वोट चोरी वाला आंदोलन जो है, इसको अभी थोड़ा समय और लगेगा जमीन पकड़ने में, क्योंकि ये मांग भी ज्यादा बड़ी है, बहुत बहुत व्यापक मांग है, मतलब जो है उसमें। और इसके अंदर तो बहुत राहुल गांधी ने काफी मेहनत कर रखी है। विपक्षी दल के लोग भी, विपक्षी दलों में भी इसके बारे में हवा है, और वो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर नहीं जुड़ेंगे तो सबको भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से खा जाएगी, जीतने नहीं देगी। देखिए, एसआईआर जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, उसको मैं मानता हूं
कि वो एक इस तरह का हथकंडा है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास ये अधिकार सुरक्षित कर लिया है कि वो तय करे कि कौन चुनाव जीतेगा, जीतेगा तो कितना जीतेगा, कौन हारेगा और हारेगा तो कितना हारेगा। जीत हार का अंतर भी भाजपा तय करना चाहती है इसके जरिए। यानी वो इस तरह का एक इस तरह की एक ट्रिक है एसआईआर, जिससे भाजपा के लोग एक कमरे में बैठ के तय करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का लिस्ट सामने रखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन लोग लड़ रहे हैं उनके सामने लिखा हुआ, आप कल्पना कीजिए। और उसमें भाजपा तय कर रही है, अच्छा इसमें ऐसा करते हैं कि ये 5 सीटें तो हम लोग जीत जाते हैं 20-20 हजार, 25-25 हजार के अंतर से, ये 2 सीटें इनको जिता देते हैं 2-2 हजार वोटों के अंतर से, और उसी तरीके से चुनाव नतीजा निकलता है। ये जो चीज है ना, इसको समझने की जरूरत है। लोग अभी ये नहीं समझ पाए हैं कि भाजपा चुनाव प्रणाली के ऊपर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है, और उस अगर कब्जा भी पूरा नहीं हुआ है तो उस प्रक्रिया में वो चाहती है कि पूरी चुनाव प्रणाली इस तरह ग्रिप में आ जाए। चुनाव घोषित होंगे और भाजपा के लोग अपने कमरों में बैठे हुए उनकी रणनीतिकार ये तय करेंगे कौन कहां जीतेगा, कौन कहां हारेगा, जीत का अंतर क्या होगा, हार का अंतर क्या होगा। बस ये पूरा का पूरा। ये तक हो सकता है कि भाजपा तय करे कि भाई ये चुनाव चलिए हार जाते हैं, तो उसके हिसाब से वो भी अपना चुनाव हार जाएगी योजनाबद्ध तरीके से। जीतना तो उसका लगभग तय है ही। ये है एसआईआर। अगर इस बात को नहीं समझा जाएगा तब तक लोग ये करते रहेंगे कि भाई ममता बनर्जी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये आंदोलन इस किस्म का आंदोलन है जिसकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि लोग ये सोचना बंद कर दें कि कांग्रेस से हमारे संबंध क्या है। कांग्रेस भी सोचना बंद कर दे कि किसी पार्टी कांग्रेस के संबंध क्या है, किसी पार्टी कांग्रेस का गठजोड़ होता है नहीं होता है, अगले विधानसभा चुनाव में होगा कि नहीं होगा, लोकसभा चुनाव में होगा कि नहीं होगा। ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं रह गई हैं अब। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो ही जाएगी। एसआईआर रोक नहीं सकते आप। एसआईआर को जिन लोगों के जरिए एसआईआर को रुकवाया जा सकता था वो सब भाजपा के साथ खड़े हुए। मैं समझता हूं अदालतें भी अघोषित रूप से भाजपा के साथ खड़ी हुई हैं। आप एक बहुत जबरदस्त सबूत ढूंढ लाइए, जैसे राहुल गांधी ढूंढ लाए सबूत, योगेंद्र यादव तो मरे हुए लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे जो बताने के लिए जो जिन्ना है इनके वोट काट दिए। ये सब करने के, और अदालत ने खूब उनको उनको उनकी तारीफें भी की, आपने बड़ा अच्छा किया ये वो। लेकिन हुआ क्या? अभी तक बिहार में एसआईआर के सवाल पर मुकदमा चल ही रहा है अदालत में। सरकार बन चुकी है, नीतीश जी राज कर रहे हैं, 203 सीटें प्राप्त करने के बाद में, एक ऐतिहासिक मैंडेट प्राप्त करने के बाद राज कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट अभी भी सुनवाई कर रहा है। आप कह नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट से कि आप गलत काम कर रहे हैं, हम तो सुनवाई कर रहे हैं भाई, पूरी तरह देख परख के ठोक बजा के फैसला देंगे। ये सुनवाई रोज हो सकती थी, दिन में 5 घंटे हो सकती थी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है भाई। आप एक सरकार मान लीजिए अगर गलती से, मैं कह रहा हूँ, एक इनलीगल चुन गई, एसआईआर गलत है, तो कब तक वो सरकार तो काम करती रहेगी। इसका मतलब एक संवैधानिक सरकार काम करती रहेगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी ऊपर सुनवाई की है संजय जी, इसके बाद इस बात की संभावना ही समाप्त हो गई है कि एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट इलीगल करार देगा। अब क्या इलीगल करार देगा? आप सोचिए, मान लो सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को इलीगल करार दे तो अब क्या होगा? क्या नीतीश कुमार की सरकार इस्तीफा देगी? तो ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि अदालतों से आपको कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कहा भी जाता है अदालतें एसआईआर को रोक नहीं सकती, रोकने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग अपील करके शिकायत करने के बावजूद चुनाव आयोग से उम्मीद की नहीं जा सकती। ये तो आंदोलन ही चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहा है। नौकरशाही सरकार के तकनीकी रूप से अधीन होती है सरकार के। मीडिया जो है उसकी हालत यह है कि इतनी बड़ी रैली कांग्रेस कर रही है, सिर्फ बिल्कुल आखिर में जब राहुल गांधी भाषण देने वाले थे उस वक्त उस रैली को मीडिया ने दिखाया। सारे बड़े बड़े चैनलों में से किसी ने इस रैली को नहीं दिखाया। कहीं किसी हीरोइन का इंटरव्यू चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। मतलब मैं लगातार एक टीवी चैनल देख रहा था, तो हालत ये थी कि वहां पे अजीब अजीब सी चीजें दिखाई जा रही थी उसके अंदर।
यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष घोषणा हो रही है, उसको इस तरह दिखाया जा रहा था जैसे भारत का प्रधानमंत्री चुना जा रहा है। बहुत जम के वो कार्यक्रम ऐसे दिखाया गया, बहुत जबरदस्त। उसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी हमला हो गया, इसको दिखाया जा रहा है, वहां गोलियां चल रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, ये दिखाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की रैली नहीं दिखाई जा रही। तो मीडिया सरकार को कोने में धकेल सकता था इस सवाल के ऊपर। मीडिया की स्थिति ये है, अदालतें कर सकती थी, अदालतों की स्थिति ये है। खुद चुनाव आयोग जिसको चुनावी शिकायतों का निपटारा करना होता है, वो खुद ही इसमें एक अपराधी की तरीके से शामिल है। तो ऐसी स्थिति में अब तो एक ही चारा रह गया है कि भाई आम वोटर जो है वो पूछने लगे सरकार से, चुनाव आयोग से, कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारे वोट का क्या हो रहा है, हमारे वोट की चोरी क्यों हो रही है। और ये चीज जब तक पॉलिटिकल पार्टी सब नहीं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, हो सकता है आपको लगेगा कि मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये रिपीट करना जरूरी है, बार बार कहना जरूरी है। मैं तो आपसे भी अपील करूंगा कि आप भी इस बात को बार बार कहें। और जो यूट्यूबर्स हैं, दूसरे जो बड़े अच्छे प्रभावी प्लेटफॉर्म है, जिनके पास लाखों लाख दर्शकों के सब्सक्राइबर हैं, वो सब लोग भी इस बात को कहें। देखिए, जब तक सारी पार्टियां इसमें जूझेंगी नहीं जिस तरह कांग्रेस जूझी हुई है, इस वक्त सबको भूल जाना चाहिए कि कांग्रेस ने उसके साथ अतीत में क्या सलूक किया था, या कांग्रेस अगले चुनाव में उसके साथ गठजोड़ करेगी कि नहीं करेगी। ये बातें महत्वपूर्ण नहीं रह गई हैं। वरना क्या होगा, सब लोग ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। अभी कुछ विपक्षी दलों की सरकारें हैं भी, धीरे धीरे वो सरकारें भी नहीं रहेंगी। अभी भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में नहीं जीतती है, और वो इतनी होशियार है कि तुरंत जीतना शुरू नहीं करेगी, लेकिन अगले चुनाव में हम तमिलनाडु में भी चुनाव जीत लेगी वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं राहुल गांधी की आज की रैली की कुछ खास बातें आपसे जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, गांधी जी कहते थे सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्यम शिवम सुंदरम और सत्यमेव जयते के बारे में भी बात कही गई है, लेकिन मोहन भागवत कहते हैं विश्व सत्य को नहीं शक्ति को देखता है, जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। ये आरएसएस और मोहन भागवत की सोच है। जहां एक तरफ हमारा धर्म कहता है सत्य सबसे जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत कहते हैं सत्य का कोई मतलब नहीं, सत्ता जरूरी है। आज देश में सत्य और असत्य के बीच लड़ाई है। हम सत्य को लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। ये जो राहुल गांधी बार बार खास तौर से बीजेपी से ज्यादा संघ पर हमला करते हैं, इसके पीछे क्या रणनीति है? संघ पर सीधा हमला करने की क्या खेल? देखिए, ये राहुल गांधी के नेतृत्व की एक विशेषता है जो कि हिंदुस्तान में दूसरे लोगों के नेतृत्व के पास नहीं है। उसकी वजह है कि लोग भाजपा और संघ को अलग अलग करके देखते हैं। भले मन से मानते हो कि भाई संघ की पैदाइश भाजपा है, लेकिन वो कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो हमारी सीधी टक्कर भाजपा से है। संघ में बीच में छीटाकशी होती रहती है। लेकिन संघ और भाजपा को ये मान के कि भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, हमारे खिलाफ संघ ही चुनाव लड़ रहा है। राहुल गांधी का अटैक और समझौताहीन अटैक जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर होता है। ये उन्होंने पहले दिन से किया। इस मामले में कभी उन्होंने कोई चूक नहीं की और उनकी निगाहें सही निशाने के ऊपर रहती हैं। इस चीज को लेकर संघ के अंदर भी कुछ बेचैनी है, क्योंकि संघ जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस वक्त संघ की तरफ से कुछ इस तरह की बातें कही गई थी कि वो भी राहुल गांधी के साथ संवाद स्थापित करना चाहता है। ऐसी बातें कही गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने इनकार कर दिया उनके साथ संवाद स्थापित करने में, क्योंकि वो जानते हैं कि इन लोगों की यही ट्रिक है कि संवाद स्थापित करने के बाद में मामले को पहले नरम बनाते हैं ताकि चीजें जो है वो हो जाए। तो राहुल गांधी जानते हैं कि असली जो देश में लोकतंत्र की जो हमारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में निहित हैं। भारतीय जनता पार्टी तो संघ का ही ऑफशूट है, इसलिए वो अपना अटैक हमेशा संघ के ऊपर कायम रखते हैं। और मैं समझता हूं कि ये उनका तरीका जो है ना, वो उनको वास्तव में अपोजिशन का वास्तविक नेता बनाती है। कोई और लंबी सोच ये भी हो सकती है कि संघ पे हमला करेंगे तो मुस्लिम वोटों में बढ़त मिलेगी, क्योंकि कोई खुल के संघ पे इतना तीखा हमला नहीं करता है। संघ पे हमला करते हैं तो मुस्लिम में एक अच्छी अप्रोच जाती है। देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो मसला है, ये किसी अल्पकालीन दृष्टिकोण से इस मसले को प्रोसेस नहीं किया जा सकता।
कि हमें इसके वोट मिलेंगे, उसके नहीं मिलेंगे, इसके वोट हम इधर कर लेंगे, उधर कर लेंगे, ये वो मसला है नहीं। क्योंकि जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमान तो गैर बीजेपी ताकत को वोट देते ही हैं, और कांग्रेस देश की प्रमुख गैर भाजपा ताकत है। उत्तर प्रदेश और बिहार को अगर आप छोड़ दें तो देश के दूसरे इलाकों में मुसलमानों के ज्यादातर वोट कांग्रेस को आज भी मिलते हैं, दलितों के वोट भी कांग्रेस को आज भी मिलते हैं। अगर सारे देश में देखा जाए मुसलमानों के वोट सबसे ज्यादा किसको मिलते हैं, तो कांग्रेस को ही मिलेंगे सबसे ज्यादा वोट। और लोकसभा चुनाव में तो वो और भी ज्यादा कांग्रेस की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति हैसियत कांग्रेस की होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी को इस बात की ज्यादा फिक्र है। राहुल गांधी जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को उनकी चुनौती खड़ी होकर सामने सार्वजनिक जीवन में सामने आएगी तो मुस्लिम वोट भी उनको देंगे, और साथ में जो गैर भाजपा वोट है वो भी उनकी तरफ गोलबंद होगा, उनकी तरफ बढ़ेगा। अच्छा, राहुल गांधी जितना संघ पर खुल के तीखा सीधा सीधा हमला करते हैं, बाकी राजनीतिक दल क्यों नहीं करते? बाकी राजनीतिक दल तो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं संघ के बस समझ की समस्या है ये। बाकी राजनीतिक दलों को लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आदमी तो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ ही नहीं रहा है। संघ कहां हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है? जिसने पर्चा भरा है वो संघ ने तो ना पर्चा भरा है उसका। जो चुनाव चिन्ह संघ का थोड़ी ना, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसीलिए तो कहना ये चाहिए कि देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सत्ता है। अगर ये बात सब लोग कहने लगे हैं कि ये सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो केवल प्रॉक्सी है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार है। फर्क ये है कि जिस व्यक्ति को संविधान के मुताबिक शपथ दिलाई गई है वो आदेशों पर चलता है, उनकी सेवा करता है उनकी। तो ये जब तक ये समझ राहुल गांधी स्थापित करना चाहते हैं और इसकी वो कोशिश कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके चीज बन रही है, लेकिन इसमें समय लगेगा। बहुत जल्दी ये कढ़ी जो है बहुत जल्दी पकने वाली नहीं है। अच्छा, आज प्रियंका गांधी तो फुल फॉर्म में थी। आज उन्होंने क्या किया, तीनों चुनाव आयुक्तों के नाम लिए, तीनों का नाम लेकर वोट चोर के नारे लगवाए। आप सोचो कितनी बड़ी बेइज्जती है ज्ञानेश कुमार की, बाकी दोनों की। लाखों की भीड़ इकट्ठी है, प्रियंका गांधी नाम ले रही है, ज्ञानेश कुमार, पब्लिक चिल्ला रही है वोट चोर वोट चोर। अब ये तो वैसे ही हो गया। अब जो वरलाल ठाकुर ने कह दिया, तो मैंने थोड़ी नारे लगाए थे, देश के गद्दारों को पब्लिक के लगाए थे। अब अगर ज्ञानेश कुमार ये कहेंगे कि संविधान के पद पर बैठा हूं व्यक्ति, तो प्रियंका गांधी तो नाम लिया था रूपेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, पब्लिक नारे लगा रही है वोट चोर वोट चोर। ये जो गुस्सा भड़क रहा है अभय जी तीनों चुनाव आयोग के खिलाफ, ये किस लेवल तक जा सकता है? इसकी परिणति अंतिम में क्या हो सकती है? अब वो ऑफिस से निकला करेंगे तो देखो, कुछ दिनों बाद पता चला कि वो ब्लैक कैट कमांडोज के बीच में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और क्योंकि उनकी सुरक्षा का खतरा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। हाँ, आम आदमी गुस्से में आएगा ही आएगा। असल में है ये कि देखिए राहुल गांधी ने इस आंदोलन को, इस मुहिम को, वोट चोरी के खिलाफ मुहिम को एक शुरुआती चरण में तो पहुंचा दिया है। दूसरे चरण में तब ये पहुंचेगी जबकि दूसरी पार्टियां भी वोट चोरी की मुहिम को लेके आगे बढ़ जाएंगी, और ये इन पार्टियों को समझना होगा। और देखिए ये बात, अब एक और बात है, मान लीजिए बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी ने जीत लिया, ये सब चुनाव तो बहुत दूर नहीं है, सिर पर खड़ा हुआ, ममता बनर्जी ने चुनाव जीत लिया। अब जैसे कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को अब इस मुहिम में कोई दिलचस्पी नहीं, वो चुनाव हार गए, उन्हें क्या दिलचस्पी है, वो बैठे हुए हैं वहां पे अपने। लेकिन तेजस्वी यादव अगर ऐसा सोच रहे हैं तो कितनी बचकानी बात है। तेजस्वी यादव चुनाव हारे ही इसीलिए है क्योंकि वहां पे एसआईआर की गई है। अब तो ये बातें निकल के सामने आ रही हैं, अभी अभी आंकड़े निकल के आने वाले हैं कि बीजेपी ने बिहार के चुनाव में 102 या 103 सीटें चोरी की। इसके आंकड़े निकल के आने वाले हैं, और आएंगे तो हम लोग 4 PM के मंच पे भी उनकी चर्चा करेंगे, पूरी विश्लेषण करेंगे, आंकड़ों के सामने, आंकड़ों के बारे में बातचीत करेंगे। ये सब होने वाला है। प्रियंका गांधी के जो भाषण के मुख्य बिंदु ये भी थी कि उन्होंने कहा कि पिछले आप चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के नाम पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए, जिन लोगों का दिल कमजोर था वो दबाव को सहन नहीं कर पाया, बीजेपी में शामिल हो गए। जैसे जैसे लोग बीजेपी में शामिल होते चले गए, बीजेपी की बाशी मशीन में दुर्गा साफ होते चले गए।
ये आज प्रियंका गांधी बहुत फुल फॉर्म में थी और उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, ये देश इन तीनों चुनाव आयुक्तों के नाम नहीं भूलेगा। मोदी सरकार इनको बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इन्हें एक दिन देश को जवाब देना ही होगा। ये तो कहना ही चाहिए। राहुल गांधी इस बात को पहले भी कहते रहे हैं कि इन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये लोग बच नहीं पाएंगे। आखिरकार में ये कहीं भी रिटायर हो जाए तब भी इनको हम ढूंढ के लाएंगे और उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, जवाब तलबी इनसे की जाएगी। इस चीज को बार बार कहते रहना चाहिए और वो लोग कह रहे हैं। बस मेरा तो यही मानना है कि कांग्रेस केवल अपने प्रयासों के दम पर इस पूरी मुहिम को पहले चरण में ही ले जा सकती है। दूसरा चरण इसका तब होगा जबकि दूसरे विपक्षी पार्टियां भी इसके अंदर आ जाएंगी मुहिम में, और तीसरा चरण ये होगा कि पब्लिक भी इसमें कूद पड़ेगी। उसके बाद फिर न मोदी रहेंगे और न भाजपा रहेगी और न संघ रहेगा। इन सब की कोई औकात नहीं रहेगी कि ये सत्ता में बने रहें और वहां बैठे बैठे खुशनुमा तरीके से जो है तरह तरह की ढींगे मारते रहें कि ये अमृतकाल है और ये अमृतकाल नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और आज रैली में प्रधानमंत्री कार्यालय भी आ ही गया। देश का युवा बैटिंग ऐप पर पूरा दिन बिताता है। प्रियंका गांधी ने कहा प्रधानमंत्री के दफ्तर में बैठे एक शख्स, नाम नहीं लिया, बड़ी गनीमत है हिरेन जोशी का, एक शख्स ने बैटिंग ऐप में घोटाले किए हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं होती। मोदी सरकार बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे जरूरी मुद्दे पर बात नहीं करती। डॉलर 90 रुपये हो गया, विदेश नीति फेल हो गई, युवा पेपर लीक से परेशान है, लोग महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, निर्यात घट रहा है, आयात महंगा हो रहा है, देश की संपत्ति अडानी अंबानी को सौंपी जा रही है। मतलब प्रियंका गांधी ने आज कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है। महादेव बैटिंग ऐप का मुद्दा भी आ ही गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के जो सवाल उठे थे उस पर वो चर्चा भी आ ही गई। देखिए, अभी लोकसभा में आपको ध्यान होगा प्रियंका गांधी ने अभी हाल ही में एक भाषण दिया था लोकसभा में वंदे मातरम के सवाल के ऊपर, और प्रधानमंत्री के भाषण का मुख्य जवाब प्रियंका गांधी ने दिया था कांग्रेस की तरफ से वंदे मातरम के सवाल। और प्रियंका गांधी का भाषण बहुत लोकप्रिय हुआ था, यहाँ तक कि प्रभु चावला जैसे व्यक्ति ने जो खुल के कहते हैं कि मैं तो भाई संघ की शाखा में जाता रहा हूं, मैं तो संघ का समर्थक रहा हूं, खुल के कहते हैं, उन्होंने कहा कि प्रियंका का डंका बज रहा है। ये उन्होंने एक वीडियो में कहा है अपने, प्रियंका का डंका बज गया। तो प्रियंका गांधी जब से वायनाड की सांसद बनी है तब से जिस तरह संसद के अंदर वो बोल रही हैं, तो उनकी सारी प्रतिभा वगैरह भी निकल कर आ रही है सामने। एक तो वो उत्तेजित नहीं होती हैं, दूसरे वो शिष्टता नहीं खोती हैं अपनी, वो अपने सही तरीके से, जो एक तरीका होता है एक शिष्ट एक भद्र महिला का है, वो उसी तरीके से अपनी बात करती हैं, छिछली आवाज में नहीं बोलती हैं, वो मुद्दों पे बोलती हैं। तो ये जो बात है ना प्रियंका गांधी की, इससे धीरे धीरे वो संसद में एक बहुत अच्छे वक्ता के रूप में, विपक्ष के एक बहुत अच्छे प्रवक्ता के रूप में अपने आप को स्थापित करती चली जा रही हैं। और ये कांग्रेस के लिए भी एक प्लस पॉइंट है और गैर कांग्रेस भाजपा विपक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है। और आपको लग रहा है कि ये जो है ये रैली भविष्य में भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रही है और विपक्ष को इससे ताकत मिलेगी और इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं इससे ताकत मिलेगी? मैं ये चाहता था, मेरी अपनी इच्छा ये थी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों को, सभी घटक सदस्यों को इस रैली के लिए एक आधिकारिक निमंत्रण जारी करती और उसकी खबर एक हफ्ते पहले निमंत्रण भेज दिया जाता है, 3-4 दिन पहले भेज दिया जाता, और उसकी खबर भी मीडिया को बताती कि हमने सबको निमंत्रण भेजा है। भले ही उनके मुख्य नेता नहीं आते, उनके मान लीजिए प्रतिनिधि ही आते, तो भी बहुत बड़ी बात होती। बिल्कुल ठीक बात है। ये गलती और ज्यादा अच्छा होता है। ये मौका आएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे बातचीत की, शुक्रिया, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, शुक्रिया, थैंक यू।